Yes, hello everyone. Hi, hello, good morning, सत श्री अकाल, कैसे हो मेरे बच्चों? टनाटन। तो चलिए फिर से मैं आप तमाम लोगों के बीच एक बार हाजिर हूँ कुछ वीडियो लेके। तो आज अपन जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे अगर देखोगे तो चैनल पे हमने फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड डाल चुका हूँ, राइट? तो आज अपन उससे आगे बढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पैरेलैक्स मेथड जो लेंथ को इनडायरेक्टली मेजर करने का मेथड है वो क्या होता है, राइट? फाइन। सो क्या मैं स्टार्ट करूं? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके फाइन। सो चलो। तुम तो कहते हो सनम। चलिए यहाँ देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो ये देखें, हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। तो पहले मैं समझाता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। कहा वो सभी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उस सभी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो वही मैं लिखता हूं, ऑल दोज क्वांटिटीज, all those quantities which can be measured, which can be measured measured directly or indirectly, directly or indirectly are called physical quantities। तो यहाँ देखो डेफिनेशन में मैंने क्लियर कट लिखा है कि वो सभी क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? जैसे मास, क्योंकि मास को अपन मेजर करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपने कितना केजी शुगर लिया, तब बोलते 2 केजी या हाफ केजी या 1 केजी। इसको आप मेजर कर रहे हो, राइट? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, तो इन सभी चीजों को आप मेजर करते हो, इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये मेथड अब यहाँ पे मैंने लिखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है वो मैं आपको क्लियर करता चलूं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक पेन है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ देखिए आपके पास एक पेन है और इसकी लेंथ आप मेजर करो, तो आप डायरेक्टली स्केल लोगे और मेजर कर पाओगे कि इस लेंथ सपोज दैट 15 सेंटीमीटर है, राइट? तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली स्केल के थ्रू मेजर किया तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। लेकिन यही अगर मैं बोलूं कि मेजर द डिस्टेंस बिटवीन, देखिएगा, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन, measure the distance between moon and earth, moon and earth, तो इसको मेजर करने के लिए आप डायरेक्टली कोई स्केल यूज नहीं कर सकते। तो इस लेंथ को मेजर तो हमने किया है, तो इसके लिए जिस मेथड को हम यूज करते हैं वो मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। तो इसलिए वो बताते हैं कि हर वो क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो बात है कि इन सभी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्या ऐसी भी क्वांटिटी है दुनिया में जो नॉन फिजिकल है? बिल्कुल है। वो मैं लिखता हूँ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, वो देखें आप। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जैसे अगर मैं बोलता हूं
नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देखें, जैसे नॉन फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप फील कर सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बट आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलता हूं, क्या कुछ भी बोल दो ना, कि सपोज दैट ऐश्वर्या रॉय इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर मैं बोलता हूँ कि ऐश्वर्या रॉय इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो क्या मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि ऐश्वर्या राय 5 kg ब्यूटीफुल है, या 7 kg, या 3 kg, या 8 kg, या 9 kg, राइट। सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐश्वर्या राय इज वेरी ब्यूटीफुल, फाइन। तो मैं उसकी सुंदरता की बात जरूर कर रहा हूँ, बट मैं उसकी सुंदरता को मेजर नहीं कर रहा, इसलिए यह एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस तो कर रहा हूँ बट मैं मेजर नहीं कर सकता। तो ब्यूटीनेस जो है वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ब्यूटीनेस क्या है? एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। वही मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखें, सॉरी, ब्यूटीनेस एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। या मैं लिखता हूँ काइंडनेस, काइंडनेस भी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। या मैं बोलता हूँ मर्सी, कि उसने मुझ पे मर्सी दिखाया, दयालुता दिखाई, उसने मुझे माफ किया, ये क्या है? मर्सी है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। या आप कहते हो हैप्पीनेस, कि मैं काफी खुश हूं, बट आप ये तो नहीं कहते कि आज मैं 5 kg खुश हूं। तो यानी कि इसको आप एक्सप्रेस तो कर रहे हैं बट आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं सर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फाइन, ओके। देखिए नेक्स्ट पार्ट। अब फिजिकल क्वांटिटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो मैं लिख देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को टोटल 3 भाग में डिवाइड किया गया है, या ये कह लो कि फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है बेसिक और फंडामेंटल, और इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक, फंडामेंटल, या इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्वेश्चन है कि ये जो बेसिक या फंडामेंटल या एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी है, ये कहाँ पाया जाता है? क्या ये इंडिया में पाया जाता है, या अमेरिका में, या ब्रिटेन में, या ब्राजील में? तो नहीं, ये सभी जगह पाया जाता है। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने डिफाइन किया है, ठीक है, कमिटी ऑफ साइंस ने डिफाइन किया है। उन्होंने क्या देखा कि दुनिया में जितने भी क्वांटिटी है उन सभी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या देखा कि दुनिया में जितने भी क्वांटिटी है उन सभी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जो रिपीटेडली बार बार यूज होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, देखें यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन, जैसे मैं बोलता हूँ फाइंड स्पीड, तो स्पीड को क्या लिखोगे? डिस्टेंस बाय टाइम, यही लिखोगे, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। मैं बोलता हूँ फाइंड एक्सेलरेशन, तो देखते जाइएगा, फिर मैं समझाता हूं आपको। एक्सेलरेशन तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस बाय, डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर, यही लिखोगे, ठीक है। ये भी समझ में आया। चलिए इसी जगह में अगर आप बोलता हूं कि फाइंड, आप लिखें डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखो आप? डिस्प्लेसमेंट लिखो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आप लेंथ यूज करोगे, क्या यूज करोगे?
लेंथ यूज करोगे। मैं बोलता हूं एनर्जी, क्या एनर्जी, तो एनर्जी के लिए क्या लिखोगे आप, फोर्स इनटू डिस्टेंस, समझिएगा चीजों को, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मैं बोलता हूं लिखो फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, थोड़ा सा तो हमने पढ़ा 9th में, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को अभी आपने पढ़ा डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां देखो, ठीक है, इसी जगह मैं लिखता हूं कुछ और चीजें, ध्यान से देखिएगा, चार्ज, तो 10th में आपने पढ़ा है चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, अगर आप देखो तो इन सभी एग्जांपल्स में कुछ क्वांटिटी है जो रिपीट कर रहा है, जैसे डिस्टेंस सभी जगह रिपीट कर रहा है, लगभग लगभग ये भी डिस्टेंस है, यहाँ भी डिस्टेंस है, यहाँ भी डिस्टेंस है, यानी कि मैकेनिक्स के जहां जहां मैं बात कर रहा हूँ वहां वहां डिस्टेंस आ रहा है, टाइम आ रहा है, देखो टाइम आ रहा है, यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है। तो हमारी जो कम्युनिटी ऑफ साइंस है, उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन किया कि दुनिया में जितने फिजिकल क्वांटिटी है उन सभी क्वांटिटी में बेसिकली कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो बार बार रिपीट मोड पे यूज होती है, तो उन सभी क्वांटिटी को सेलेक्ट किया गया और उन सभी को बोला गया फंडामेंटल और एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। तो उन सभी को क्या बोला गया, फंडामेंटल और एब्सोल्यूट क्वांटिटी, यानी कि जिसके हेल्प से बाकी क्वांटिटी डिफाइंड है। जैसे यहाँ देखें, स्पीड जो है डिस्टेंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस और टाइम के मदद से डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ देखें एक्सेलरेशन जो है डिस्टेंस और टाइम स्क्वायर से डिफाइंड है। तो हमारी जो कम्युनिटी ऑफ साइंस है उसने देखा कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी बार बार रिपीट कर रही है, और उन सब को उन्होंने लिस्ट करके फंडामेंटल क्वांटिटी बना दिया, और ये क्वांटिटी दूसरे को डिफाइन करती है, ये खुद डिफाइन किसी और से नहीं होती। तो वही मैं लिख रहा हूं कि ऑल दोज क्वांटिटी, देखिएगा, all those quantities which cannot depend, which cannot depend on another, which cannot depend on another are called fundamental, are called fundamental physical quantities, are called fundamental physical quantities, right? अब मैंने बताया कि ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी ऑफ साइंस है, उसने इसको लिस्ट आउट किया है। तो मैं लिखता हूँ कि नंबर कितने हैं, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी है, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी वो 7 है इस दुनिया में, और वो सभी जगह सेम होगा। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो 7 है। कितने हैं, 7 है। मैं एक एक करके आपको लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। जैसे पहला है मास, ठीक है, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, ठीक है, यहां से देख लीजिए आप। फिफ्थ है, पेन में चेंज कर लेता हूँ, फिफ्थ है तो मास लेंथ टाइम टेम्परेचर। फिफ्थ हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, या डायरेक्टली करंट लिख देता हूँ मैं, करंट। सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपके केमिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे 1 मोल 2 मोल, जो कि सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं।
नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि लाइट को मेजर करने के लिए भी जिस क्वांटिटी को यूज करते हैं वो है लुमिनस इंटेंसिटी। तो इस पूरे वर्ल्ड में देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। इसी को हम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं, इसी को हम एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये सभी क्वांटिटी खुद पे डिपेंड है, किसी और पे डिपेंड नहीं है। चलिए, तो ये रहा फंडामेंटल क्वांटिटी की टोटल बातचीत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। यहाँ देखें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव, अभी हमने बताया आपको कि हमारी जो साइंस या कम्युनिटी ऑफ साइंस है उसने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को देखा जो बार बार यूज हो रहा है किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी को फाइंड करने में। तो जो अदर फंडामेंटल क्वांटिटी था जिसको हम फाइंड करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करते हैं, या अदर फिजिकल क्वांटिटी है जिसको फाइंड करने के लिए हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, उसी को बोला गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ लिख सकते हैं all those physical quantities which can be obtained with the help of which can be obtained with the help of fundamental physical quantity, fundamental physical quantities are called derived physical quantity। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो आप फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू हेल्प से फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल में पहले बता रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लिया जाए फोर्स है, तो फोर्स को अपन लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ क्या सभी के सभी फंडामेंटल है? बिल्कुल। जैसे डिस्टेंस, मास, ये फंडामेंटल है, डिस्टेंस ये फंडामेंटल है यानी कि लेंथ, और टाइम भी फंडामेंटल है, तो इसलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, और भी सारे हैं जैसे स्पीड, राइट। तो ये होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि दुनिया में इन 7 को छोड़कर 2 और है, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो दुनिया में इन 7 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो है वो बाकी सभी जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। ओके, इसके अलावा हमारे पास कुछ और फिजिकल, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ये दो फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अलावा भी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं। जैसे एक होता है आपका सॉलिड एंगल और एक होता है आपका प्लेन एंगल। यहाँ देखिएगा मैं लिखते जाता हूँ, एक है प्लेन एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल बेसिकली क्या है? 2D एंगल है, 2D। जो दो लाइंस के बीच में बनने वाली एंगल्स होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, यानी कि ये 2D एंगल है, ठीक है।
और इसका एसआई यूनिट आपको मालूम है कि इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन, जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा। इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन। सेकेंड वन जो है वो है सॉलिड एंगल। क्या है बोलना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं काम चलता। सॉलिड एंगल, और ये 3D एंगल है। कैसा है? 3D एंगल है, यानी कि ये एंगल किसी सरफेस के द्वारा बनाया। जैसे मान लो आपके पास ये एक सरफेस एरिया है, ठीक है, ये एक सरफेस एरिया है, ओके। और इसने यहाँ पे अगर देखोगे, मान लो ये डिस्टेंस लेता हूं, तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा शैडो बनेगा इस एरिया का। तो यानी कि ये देखें, इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ और इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या है, ये पॉइंट्स आप यहाँ ज्वाइन कर दीजिए और इस पॉइंट्स को आप कहीं यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए ये बिगर एरिया यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है। ये बिगर एरिया एक एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे। इस एंगल को, इसी एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है, जो भी सरफेस एरिया, मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का आर है और ये सरफेस एरिया एस है, तो सॉलिड एंगल होता है एस बाई आर स्क्वायर। यानी कि हम 2D में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्लेन एंगल का क्या लिखते हैं, अगर प्लेन एंगल लिखना होता तो लिखते हैं लेंथ ऑफ दिस आर डिवाइडेड दिस रेडियस। तो क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। लेकिन यहाँ लिखते हैं सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये मैंने अभी बताया कि सरफेस एरिया जितना भी होगा, इसने जितनी एंगल बनाई होगी, 1 मिनट होल्ड। जैसे देखो, ये जितनी एंगल बना इस सरफेस एरिया, इससे ये जितना एंगल यहाँ बनाएगा, तो दिस एरिया बाई दिस आर स्क्वायर सॉलिड एंगल हो जाएगा। ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। और इसका एसआई यूनिट होता है, मैं भी बता रहा हूँ सॉलिड एंगल के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं, आज नहीं, हो सके कुछ दिन बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। नहीं, अगर आज पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आज ही खींच देता हूँ इसको। जैसे यहाँ देखें आप कि मान लिया जाए आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, सॉरी इसको इरेज करो। तो आपके पास एक स्फीयर में मान के चलता हूँ, जैसे मान लो ये आपके पास एक स्फीयर है और इस पॉइंट पे आपको इस स्फीयर का सॉलिड एंगल फाइंड करना है। फाइंड, नो इशू, हम इसका सॉलिड एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करो, इस पॉइंट से इस एरिया की हर एक पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। इस पॉइंट से इस एरिया की हर एक पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। जैसे अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो आप देखिए, एक तो ये बन जाएगा लाइन, पीछे वाला ज्वाइन कर दीजिए, यानी कि ये, ठीक है। यहाँ से आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे, यहाँ से इसको आप यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से इसको आप यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। तो ये लेंथ मान लेता हूँ मैं, यहाँ देखिए ये लेंथ में मान लेता हूँ एल है और ये एरिया एस है, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या हो गया आपके लिए, ओमेगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइन। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा एस बाई एल स्क्वायर, मैंने बता दिया। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं कि सॉलिड एंगल, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ये एस्टे रेडियन होता है, रेडियन नहीं। ये जो हमने मिस्टेक किया है इसको सुधार लो, ये होता है एस्टे रेडियन, नॉट रेडियन। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एस्टे रेडियन।
सो एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, चलिए, तो सिंपल, ये जिस तरह अगर आप मान लेते हो कि ये स्फीयर है और ये इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसका जो सॉलिड एंगल हो जाएगा वो सरफेस बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और सरफेस एरिया आपको मालूम है, ये होता है 4 पाई r² बाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो गया, 4 पाई। ठीक है, तो सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ, यहां देखें, सॉलिड एंगल, एक मिनट, सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई, अगर वो कंप्लीट स्फीयर है तो। अगर मान लो कि वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है, हेमी स्फीयर है, सपोज लाइक दैट, यहां मैं बना देता हूं, यहाँ देखिए, मान लो कि ये इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हेमिस्फीयर है, हो सकता है कि डायग्राम थोड़ा सा रफली बन जाए, सो ट्राई टू जस्ट, ठीक है, ये है सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर सॉलिड एंगल फाइंड करोगे तो देखो, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये सॉलिड एंगल हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस सॉलिड एंगल में एंड प्लेन एंगल में क्या रिलेशन है, तो वो लिख रहा हूं यहाँ पे, देखेंगे आप। और रियलिटी में बात करूं तो ये ही जो रिलेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तो नहीं लेकिन क्लास 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ोगे, सो वहां पे आपको ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। हालांकि इसलिए मैंने बोला था कि मैं सॉलिड एंगल एक बार और पढ़ाऊंगा, यानी कि आपको 12th में भी पढ़ाऊंगा। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल ध्यान से देखिएगा। मान लिया जाए कि ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है S, और यहां से L डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो क्या होगा, इस एरिया के इस पॉइंट्स को मैं यहां से ज्वाइन कर दूं और इस पॉइंट्स को एक में मैं यहां से ज्वाइन कर दूं। ठीक है, अगर इन दोनों लाइन के बीच प्लेन एंगल थीटा है, तो प्लेन एंगल तो 2D हो गया, इन दो लाइन के बीच में हो गया। और आपसे पूछता है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा ये पूछ रहा है। मतलब ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ L है, तो जो सॉलिड एंगल होता है ओमेगा, वो होता है 2 पाई 1 - cos थीटा। यानी कि आप प्लेन एंगल की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आपको सॉलिड एंगल मिल जाएगा। क्या कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये है रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं कि लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि लेंथ को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या किसी भी, सिर्फ लेंथ को ही नहीं मेरे भाई, किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है फंडामेंटल और दूसरा है डिराइव, सॉरी, ओह शिट, एक मिनट स्क्रीन सेट कर लो, थोड़ा सा एरर आ रहा है इस स्क्रीन में कहीं ना कहीं। ठीक, देखिएगा, अरे यार, ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। तो मैं बता रहा था, हाँ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि लेंथ को हम दो तरीके से मेजर करते हैं। कैसे? डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो डायरेक्टली मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आपको
मेरे पेन की लेंथ मेजर करनी है, या मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड की हाइट मेजर करनी है, या पड़ोसी की वाइफ की हाइट मेजर करनी है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट स्केल यूज करेंगे और मेजर कर लेंगे, राइट। लेकिन अगर मुझे ये मेजर करना हो कि चांद तारों के बीच की दूरी कितनी है, मतलब अर्थ और मून के बीच की दूरी कितनी है, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, राइट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टू मेजर distance between moon and earth। अब यहाँ तो वो नहीं लिख सकते ना कि चांद तारे, राइट। मून एंड अर्थ we will use इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। ये हमारा तरीका है, इनडायरेक्ट मेथड। तो इसी इनडायरेक्ट मेथड में एक काफी पॉपुलर मेथड है, जो आपके क्या कहते हो, इसमें काम आएगा बोर्ड में, और आईआईटी एडवांस ने भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा है, जिसको हम बोलते हैं, बोलो बोलो क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड, राइट। मैं लिखता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। एक देखिएगा, काफी अच्छा मेथड है पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो अभी बता रहा हूँ कि ये लेंथ मेजर करने का एक इनडायरेक्ट मेथड है। आपको किसी स्टार को जमीन से अगर मेजर करना हो, या अर्थ से मून के बीच की दूरी मेजर करना हो, तो इसके लिए हम पैरेलैक्स मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अगर मान लो कि मैं अपनी आंख से अपनी फिंगर को देखता हूँ, अपने हाथ की एक फिंगर को मैं अपने ही आंखों से देखता हूँ, लेकिन देखने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ? इसको मैं यहाँ से देखिए, ये मान लिया जाए ये हमारा फिंगर है, मैं मानता हूँ कि ये हमारा फिंगर है, ठीक है। अगर मैं अपने फिंगर को अपने आंखों से देखता हूँ, तो एक बार आप भी कोशिश कीजिएगा, अपने एक हाथ के थंब को लीजिए, ठीक है, और उसको एक बार आप लेफ्ट आई से देखिए। किससे? लेफ्ट आई से, राइट को क्लोज करते हुए। उसको आप क्या देखिए? लेफ्ट आई से देखिए, राइट को क्लोज करते हुए, ठीक है। अरे यार, व्हाट हैपेंड, एक मिनट। एक फिंगर को आप अपने फिंगर को लीजिए और उसको अपने लेफ्ट आई से देखिए, राइट से क्लोज करते हुए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, मान लीजिए कि मैं अभी इसको लेफ्ट आई से देख रहा हूँ। किससे देख रहा हूँ? लेफ्ट आई के हेल्प से देख रहा हूँ। इसी फिंगर को अगर मैं राइट आई के हेल्प से देखूंगा, राइट आई के हेल्प से देखूंगा, तो ये वाला जो फिंगर है, मुझे यहाँ नहीं, इसके बजाय वो मुझे यहाँ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। कहाँ? यहाँ शिफ्ट होता हुआ मुझे दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स, इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स। और इसी मेथड को हम यूज करते हैं दो स्टार्स के बीच की दूरी मेजर करने का, या सन से मून की दूरी, या अर्थ से मून की दूरी मेजर करने का यूज करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, वो मैं आपको, इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा है इस केस में। आपके लेफ्ट आई को क्लोज करने के बाद ऑब्जेक्ट कहीं और दिख रहा है, राइट आई को क्लोज करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट कहीं और दिख रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो अपने प्लेस पे ही है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली होता क्या है, आपके दोनों आंखों के बीच में, जैसे ये देखिए आपके आई, दोनों आंखों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होता है। तो इस दूरी की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है दोनों आंखों पे डिफरेंट एंगल ऑफ विजुअलाइजेशन बनाता है। दूरी की वजह से ये जो है डिफरेंट एंगल ऑफ विजुअलाइजेशन बनाता है।
और जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। और इसी को हमने पैरेलैक्स बोला है। और इस मेथड को हम यूज करते हैं स्टार्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है, अर्थ से मून की दूरी मेजर करने के लिए, इसलिए हम इसको बोले पैरेलैक्स मेथड, राइट। ओके फाइन, इससे आगे बढ़ते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर यहाँ तक आपको दिक्कत हो तो बेझिझक एक बार आप बता सकते हैं मुझे सर, या आप लोग डाउट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। देखिए अलग अलग बुकों ने अलग अलग डिफाइन कर रखा है, तो मैं सिंपल तरीके में आपको डिफाइन करता हूँ। मान लो कि ये आपके पास दो ऑब्जर्विंग पॉइंट है, यानी कि यहां से और यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस में मान लेता हूं b है। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है। तो जब इस ऑब्जेक्ट को आप यहां से देख रहे हो तो ये कुछ इसकी लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, और इसी ऑब्जेक्ट को जब यहां से देखोगे तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये है d, जो हमें मेजर करना है, और ये जो पैरेलैक्स एंगल है या एंगल है ये है थीटा। तो बेसिकली ये डिस्टेंस में लिख भी देता हूं कि डिस्टेंस d जो है वो मच मच ग्रेटर देन है b। डिस्टेंस d जो है मच मच ग्रेटर देन है b। अगर मैं यहाँ पे एक आर्क भी खींचता हूं मान लो, तो डिस्टेंस d इतना ज्यादा है कि इस आर्क का लेंथ b के अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको ही मालूम है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड डिस्टेंस हो जाएगा d। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है यहाँ पे आप खुद देखो, ये b है और ये है d। तो डिस्टेंस यहां से आ जाएगा b बाई या थीटा, b बाई थीटा। तो बस आप जब कभी भी किसी स्टार्स के बीच की दूरी फाइंड करने जाए तो आपको थीटा की जरूरत पड़ेगी, और दो पॉइंट्स के बीच की दूरी पड़ती है। जनरल केस में ये दोनों पॉइंट अर्थ पे होते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी 6 मंथ की होती है, यानी कि ये दोनों पॉइंट अर्थ के, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है तो मैंने कहा जनरली ये जरूरी नहीं है, अर्थ के अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे होते हैं, इसलिए इनके बीच की डिस्टेंस 6 मंथ होती है। अगर इसी जगह मान लो कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डायमीटर। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट के यहां से देखूंगा, इसके इस वाले पॉइंट को यहां मिला दूंगा, ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई, और इस वाले पॉइंट को मैं यहां मिला दूंगा। मान लो कि इसने जो हमारे रेटिना पे या हमारे टेलीस्कोप पे जो एंगल बनाया है वो फाई है, और इसका जो डायमीटर है ये मैं मान के चलता हूं, ये वाली डायमीटर ये स्मॉल d है, और ये जो लेंथ है वो आप कैपिटल D मान लो, ये वाली लेंथ। तो आप खुद देखो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू स्मॉल d बाई कैपिटल D। सो स्मॉल d इक्वल टू हो जाएगा फाई इंटू कैपिटल D। तो ये फाई जो होगा वेरी वेरी स्मॉल होगा। अब यहाँ ध्यान रखना आपको कि जो भी थीटा या फाई है दे मस्ट बी इन रेडियन। फाई लिया या थीटा लिया ये किस में होना चाहिए, आपके रेडियन में होना चाहिए। अगर रेडियन में नहीं है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में क्या करो, कन्वर्ट करो, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़े, चलिए देखते हैं, आ जाते हैं। अब छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं ताकि जो मेथड आपने पढ़ा वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं सर, जल्दी बता दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बेझिझक बताइएगा सर, पक्का, ओके, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं बगैर लेट किए हुए। पहला क्वेश्चन ये है कि द सन्स डायमीटर
यहाँ मैं लिख देता हूँ, कुछ आप भी देखेंगे। द सन्स डायमीटर is measured to be, देखें, is measured to be 1920 seconds, ये सेकेंड्स का सिंबल है। द डिस्टेंस ऑफ सन, ये भी दिया हुआ है, देखें यहाँ, द डिस्टेंस ऑफ सन, राइट। बेसिकली यहाँ मैंने एक मिस्टेक किया, ये है एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर is measured to be 90-20 second. The distance of sun, right, from earth is, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ देखें, distance of sun from the earth is given है 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, राइट, ये आपको दिया हुआ है। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द diameter of sun, what is the diameter of sun की डायमीटर कितनी होगी। तो काफी आसान है, आप अगर देखें तो इसको काफी इजी वे में आप सोल्व कर सकते हो। जैसे अभी क्या है, इसकी डायमीटर आपको मेजर करना है सन की, तो देखें ये मान लिया जाए सन है, तो ये यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये अर्थ है, तो मैंने क्या था, इसको आप यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, और सॉरी, ठीक है, और इस वाले पॉइंट्स को आप यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो एंगल आ रहा है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल जिसको हमने फाई माना, फाई, वो आपको दिया हुआ है 1.5, जो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1920 सेकेंड्स। लेकिन ये सेकेंड्स नहीं होगा, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किस में, रेडियन में। तो पहले मैं बता देता हूँ, ये पहले ही बता रखा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड्स। यानी कि यहां से देखें तो 1 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 1/3600 डिग्री, ठीक है। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर मैं इसी को रेडियन में लाऊंगा तो आपको मालूम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1920 इंटू सेकेंड, सेकेंड की जगह यहाँ से लिखूंगा मैं 1/3600, राइट, डिग्री। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो रेडियन में आना चाहिए, आपको मालूम है। ये 0 से 0 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 192 पाई डिवाइडेड 18 इंटू 3600, ये हो जाएगा। चलिए एक बार अगर इसको हम सोल्व कर लेते हैं मैथमेटिकली, तो ये कितना आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि इसको डायरेक्टली अपन यूज कर लें नेक्स्ट फॉर्मूला में। तो देखिए 192 इंटू 3.14 करूंगा पाई के जगह पे, तो ये जो अगर आप करेंगे 192 इंटू 3.14, तो ये आएगा आपके लिए 602.88। डिवाइडेड में मैं करता हूँ 18 इंटू 3600, ठीक है। तो ये आ रहा है 18 इंटू 3600 करने पे ये आ रहा है 64800, ठीक है। चलिए इतना हमारे पास आ रहा, करेक्ट में, फाइन। अब मैंने आपको बताया कि अगर हमें डायमीटर फाइंड करना होगा, तो डायमीटर आजकल जो हमने अभी देखा था, जो फॉर्मूला हमने फाइंड किया था प्रीवियस केस में, आप जाकर देख सकते हैं। डायमीटर डी इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था, डी इज इक्वल टू फाई इंटू डी, तो फाई हो जाएगा 6.0.88 डिवाइड 64800 इंटू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, वो दिया हुआ है 1.496 इंटू 10 टू द पावर,
तो इसको अगर सोल्व करता हूँ तो हो जाएगा 10⁹ बचेगा। तो इसको एक बार सोल्व कर लीजिए। 602.8 देता हूँ आपको 5 डिवाइडेड 648 इंटू 10⁹ ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर मैच कर जाएगा। फिर मैं सोल्व कर देता हूँ। 602.88 डिवाइडेड 648 इंटू 1.5, तो ये आएगा राइट, ये आ जाएगा 1.3, ठीक है, 9 इंटू 10⁹ मीटर। ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है कहानी। तो आपने देखा कि हमने यहाँ से क्या किया, सन की डायमीटर को फाइंड कर लिया। यस सर नो, पक्का ना। तो यहाँ से हमने सन की डायमीटर को फाइंड किया। एक दो क्वेश्चन अपन और भी कर सकते हैं अगर देखेंगे तो। आप अगर आप कहते हो तभी करूंगा, आप कहोगे कि नहीं तो मैं नहीं करूंगा, ये तय है। तो आप रेडी हो सर? अगर आप रेडी हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोलो दूसरा कुछ कर दूंगा मैं। पक्का? ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चंस क्या, इसको पहले के स्क्रीन सेट कर लेता हूँ मैं। रामू ये इतना ऊपर चला जाता है या इतना नीचे चला जाता है, यही दिक्कत है इसकी। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। तो आप एक चीज देखें, जैसे क्वेश्चन से जो आईआईटी में पूछा गया है ऑलरेडी, मैं उस क्वेश्चन को डील करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मान लिया जाए कि एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक दोस्त है और यहाँ पे आपका एक दूसरा दोस्त है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है सर ना, ये है स्मॉल टी। पेन चेंज कर लेता हूँ, आई थिंक रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने एक टावर को देखा, यहाँ देखिए इसने क्या किया, एक टावर को देखा। मान लो वो टावर यहाँ है और इसने भी एक टावर को देखा। तो ये लाइन ऑफ साइट आपके इस फ्रेंड के लिए हो जाएगा और सेम ऑब्जेक्ट के लिए, सेम टावर के लिए लाइन ऑफ साइट आपके दूसरे फ्रेंड के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा। देखें, ये वाला हो जाएगा लाइन ऑफ साइट आपके दूसरे फ्रेंड के लिए। मैं एक काम करता हूँ, फ्रेंड नहीं, आपका जो फ्रेंड का पोजीशन है वो चेंज कर देता हूँ। इसको पहले इरेज कर दूँ, ठीक है, ठीक है। मान लिया जाए कि आपका जो सेकेंड फ्रेंड है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ओके। उसके बाद बोला है कि ये जो एंगल देख रहे हैं ना आप, ये वाला एंगल, ये थीटा है और ये वाला एंगल फाई है। फाई मैं एक बार लिख देता हूँ। ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल है फाई। क्या है? फाई। ये वाला एंगल फाई है। फाइन, ओके। अब ये जो डिस्टेंस डी है, ये जो कैपिटल डी है वो मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी है, यानी कि इस वाले दूरी से ये काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि थीटा और फाई अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होंगे। आप ये कह सकते हो कि थीटा और फाई जो होगा अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो करेंगे, अब से पूछा गया है कि फाइंड द रिलेशन। में लिख देता हूँ क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल डी, थीटा, फाई एंड स्मॉल डी। यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ ना, तो आपको कैपिटल डी फाइंड करना है। किसके टर्म्स में? इसके टर्म्स में, इसके टर्म्स में एंड इसके टर्म्स में, ठीक है। तो ये तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप देखें तो। इसको कई तरीकों से लोगों ने सोल्व किया है, आप भी उसको कई तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगर मैं मान लेता हूँ ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है? अल्फा है, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे। आप मैथमेटिकली जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दूं तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप खुद बताओ। इस डिस्टेंस को अगर मैं कुछ मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल डी है,
ये 5 क्यों लिख रहा है, ये स्मॉल डी है, समझिएगा ये है स्मॉल डी। इसको मैं बी मान लेता हूँ और ये दिया हुआ कैपिटल डी है, ये वाली डिस्टेंस कैपिटल डी दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा इजकल टू मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, बी बाई टी। क्या लिखूंगा, बी बाई टी। सो बेसिकली डी इजकल टू मैं यहाँ से, या बी इजकल टू मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू डी। बी इजकल टू क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू डी। अब समझिए ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ये वाला एंगल कितना, थीटा है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप फाइंड करोगे टोटल एंगल, तो ये टोटल एंगल यहाँ से हो जाएगा आपका, ये क्या लिखा है, कुछ लिखा क्या इसको मैंने, ये तो अच्छा आपका दोस्त है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो सॉरी, फिर से इस क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा क्या। चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से डील करता हूँ क्योंकि इसमें पूरा रफ हो गया। एक मिनट मार इरेजर ले लेता हूँ यहाँ से। अरे यार डोंट वरी, कोरोना नहीं है मुझे। ओह शिट यार, सॉरी आपका टाइम वेस्ट हो गया। कोई नहीं, टेंशन मत लें, हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ये है कि ये एक लाइन है और यहाँ पे आपका एक दोस्त है और यहाँ भी आपका एक दोस्त है, मैं मान लेता हूँ। इन दोनों के बीच की दूरी जो है स्मॉल डी, इन दोनों ने एक ही ऑब्जेक्ट को देखा, एक ही मोहतरमा को देखा। मोहतरमा समझते हो ना, तो इसका लाइन ऑफ साइट ये है, ठीक है। इसका लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा, मिला देता हूँ इसके आंख से, और इसका लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा। एक मिनट, हर बार पोजीशन चेंज नहीं कर सकते अपन, और लाइन चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो ये वाली लाइन यहाँ से चलती चली जाएगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है डी, और ये एंगल दे रखा है आपको थीटा, और ये एंगल आपको दे रखा है फाई, ठीक है। तो अब करूंगा क्या, आप खुद देखिए। सो मैं यहाँ से अगर इसको लिखता हूँ क्या, कहाँ गए आपको, यहाँ इस ऑब्जेक्ट का मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ। तो क्या इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा क्या, या इसको आप एक तरीके और फाइंड कर सकते हो, बोलो तो डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ मैं, फाइंड कर दूँ पक्का, बोलो तो फाइंड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये भी है कि आप एक काम करो, यहाँ से देखो शॉर्ट तरीका होता है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मान लो x है, ये डिस्टेंस हो जाएगी x, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखते जाइएगा ढंग से। एक ट्रायंगल ये बन गया मेरे लिए, कितना है ये x हो गया यहाँ से डिस्टेंस, और ये एंगल है थीटा, और ये हाइट h मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ h। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई एक्स, यही लिखूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बताओ कोई दिक्कत है तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई एक्स, ओके फाइन। उसके बाद अगर इस वाले ट्रायंगल में देखता हूँ, बिगर ट्रायंगल में आप देखें तो ये वाला हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, d है, यहाँ से यहाँ की दूरी d है, और ये है x, तो ये हो जाएगा x प्लस डी हो गया, और ये हाइट अगेन h है, ये है 5। तो tan फाइव इक्वल टू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ h बाई एक्स प्लस, काम क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यहाँ से x फाइंड कर लो, तो x क्या आ जाएगा, h बाई थीटा, यही आएगा, ठीक है। यहाँ देखो h बाई टेन थीटा आएगा। अब उसकी वैल्यू को मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, तो अब देखें हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है tan फाइव, क्या आ रहा है, tan फाइव आ रहा है, अरे यार ठीक है, tan
tan फाई इक्वल टू आ रहा है एच वाई एक्स, एक्स की जगह पे आप लिख सकते हो एच कॉट थीटा प्लस डी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा एच कॉट थीटा इज इक्वल प्लस डी इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो हो जाएगा एच वाई tan फाई, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं एच कॉट फाई। तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, कैपिटल डी फाइंड करना है। हम फाइंड कर पा रहे स्मॉल डी। ओके, तो यहां से स्मॉल डी हो जाएगा एच इंटू कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा, ये हो रहा है। ओके, इसका एक तरीका और अपन यूज, ये तो हमने स्मॉल डी फाइंड किया, बट हमें जो फाइंड करना है वो कैपिटल डी फाइंड करना, समझ रहे मेरी बात को। सो अगर थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलते हैं, एक मिनट, अरे यार क्या हो क्या गया इसको, पेज आई थिंक खत्म हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हैं अपन, तो अगर मैं इस एंगल को देखें, जहां से आप ये देख सकते हो, तो हमने स्मॉल डी तो फाइंड कर लिया, कैपिटल डी की बात करनी है। अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, अल्फा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ जिसको बी मान लेता हूँ, तो मैं अल्फा इजकल टू ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखें बी बाई डी। सो बी इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू डी, बी इज टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी हो जाएगा हमारे लिए। अब हम बात करते हैं कि ठीक है अल्फा क्या होगा, तो आप खुद अगर देखोगे तो मुझे बताओ, ये एंगल कितना है भाई, थीटा है। तो ये टोटल एंगल एक बार डायग्राम के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको। चलिए आगे, क्योंकि इस डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा ही कचरा हो गया है, तो आई थिंक हमें पेज दूसरा लेना होगा, नहीं हो जाएगा। अभी आपने देखा कि जो फाइनल डायग्राम आ रहा था वो कुछ इस तरह से आ रहा था कि ये ऑब्जेक्ट है। अरे यार पेज खत्म कैसे हो सकता है, बताओ तुम ही बताओ। अरे जस्ट होल्ड, हमारा जो ठीक है, अभी देखिए हमारा जो डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमारे एक दोस्त ने देखा और इसी को हमारे किसी और दोस्त ने देखा इस तरीके से। तो ये वाला एंगल जो है ये है थीटा और ये वाला एंगल है फाई। मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल हो गया अल्फा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया जिसको बी बोला, और ये डिस्टेंस डी है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई डी। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू। अब मुझे ये बताओ, टोटल कहानी समझो कि इस वाली लाइन ने, यहाँ से अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल क्या है, थीटा है। तो ये वाली एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाली एंगल, ये फाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर आप इसको यूज करो इस ट्रायंगल में, कौन सी ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, देखो ये एक ट्रायंगल बन रही है क्या, ये एक ट्रायंगल बन जाएगी आपके लिए। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हुए। इस ट्रायंगल को यूज करोगे तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ए एंगल का सम जो होगा, यानी कि अल्फा प्लस 180 माइनस फाइव, सॉरी माइनस थीटा प्लस फाइव इजकल टू हो जाएगा 180।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस थीटा। यानी कि यहाँ पे आप अल्फा की जगह रख सकते हो, तो बी हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा डी इंटू 5 माइनस थीटा हो जाएगा। इक्वेशन बी आपके पास ये आ रहा है, बी आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आपको बी फाइंड करना है, तो आप खुद देखो ये वाला डिस्टेंस दिया है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इस ट्रायंगल में, क्योंकि इस ट्रायंगल में क्या है परपेंडिकुलर है इस स्मॉल ट्रायंगल में, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं लिखता हूँ साइन फाई इक्वल टू क्या लिखूंगा परपेंडिकुलर यानी बी बाई स्मॉल डी, इसको लिखूंगा बी बाई स्मॉल डी साइन। तो बस सिंपल बी फाइंड कर लो, बी हो जाएगा डी साइन फाइव। यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल डी इज इक्वल टू बी बाई 5 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन फाइव डिवाइडेड 5 माइनस थीटा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में यही समाप्त करता हूँ। मैं आपको इसी तरह लेक्चर कभी बोर्ड पे कभी स्क्रीन रिकॉर्ड करके डिलीवर करता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए, जहाँ तक मेरे से हेल्प होगा मैं करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आप तमाम लोगों ने अपना टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, राइट। चलिए, बहुत